जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में आप सभी लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करोगे और आप देखोगे कि 2024 में सामाजिक विज्ञान में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जिसका उत्तर आप सभी को ओएमआर शीट पर देना रहता है वो कैसे पूछा गया था तथा 2025 में किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है। तो 2024 की इन प्रत्येक प्रश्न के सॉल्व को हम सभी देखेंगे। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो निर्देश दिया गया है, निर्देश पहले वीडियो में आपको दिखाया गया है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा कि इसमें निर्देश क्या है, क्या क्या सावधानी करना है। डायरेक्ट हम प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। देखिए इसमें जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो जो आपको इसमें उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे था, जर्मनी से है। और ये जो बिस्मार्क हैं ये प्रथम चांसलर हैं। ठीक है, प्रथम चांसलर हैं। कहाँ के प्रथम चांसलर हैं, तो जर्मनी के प्रथम चांसलर हैं। ठीक है, तो आपको जो उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए जर्मनी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो जो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1789 ईस्वी में प्रथम बार फ्रांस में क्रांति हुई थी। और यह जो क्रांति है वह 1789 ईस्वी से लेकर के 1794 ईस्वी तक चला था, मतलब 5 वर्षों तक ये फ्रांस में क्रांति चला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा क्या, अमेरिका। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, अमेरिका में किया गया था। अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर। आपसे अगली बार पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था, हो सकता है अमेरिका ऑप्शन में ना रहे, न्यू हैम्पशायर रहे। तो जो आपको उत्तर होगा क्या होगा, न्यू हैम्पशायर में ही हुआ था। न्यू हैम्पशायर में भी एक होटल था जिसको माउंट वाशिंगटन होटल कहते हैं, वाशिंगटन होटल कहते हैं। इसमें 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी। ठीक है, रिंडरपेस्ट क्या था, एक बीमारी थी जो जानवरों से उत्पन्न हुआ था, जो जानवरों से उत्पन्न हुआ था। ये बीमारी तब से उत्पन्न हुई थी जब से जानवरों को मानव ने क्या किया था, पालतू बनाया था, तब से ही यह बीमारी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो आपको जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक बीमारी है। रिंडर पेस्ट क्या है, एक बीमारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें जो आपको उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक का पुस्तक लिखा था। यह पुस्तक 1919 ईस्वी में लिखा गया था और यह गुजराती भाषा में है। ठीक है, गुजराती भाषा का हिंदी रूपांतरण है क्या, हिंद स्वराज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ को प्राप्त है। ठीक है, 3 सूचियां बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो बातें भारत के संविधान में नहीं बताया गया है वही अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। मतलब बची हुई जो शक्तियां हैं जो संविधान में नहीं गिनाया गया है वो शक्तियां किसके पास रहेंगी, संघ के पास रहेंगी, केंद्र सरकार के पास रहेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। इसमें कौन सा है जो लोकतंत्र से संबंधित। तो हम उत्तर देखेंगे। पहला है वैध शासन। जी हाँ, लोकतंत्र में वैध शासन होना चाहिए। जब तक अब वैधानिक शासन नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र अच्छे से चलने वाला नहीं है। दूसरा पारदर्शी शासन। जी हाँ, ये भी सही है, पारदर्शी शासन भी होना चाहिए। जो शासन कर रहा है, जो व्यक्ति जो भी सरकार में है, उसका सब प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही एक समान उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला उत्तरदायी शासन। जी हाँ, सरकार के पास उत्तरदायी होना चाहिए। कुछ भी घटना घट रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपको उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है।
तो इसमें आप देख लीजिए, जो प्रतिरक्षा है, किसी भी राष्ट्र की रक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो संघ के पास होता है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, प्रतिरक्षा सूची, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आगे भी देख लेते हैं, जो आपके 3 ऑप्शन दिया गया है, इन तीनों ऑप्शनों में कौन सा क्षेत्र किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो कृषि है, कृषि राज्य सूची में आता है, ठीक है, कृषि किस में आता है, राज्य सूची में आता है। और शिक्षा किस सूची में आता है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। और जो व्यापार है, व्यापार भी किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो इसमें जो आपको उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो था 26 जनवरी को लागू किया गया था, लेकिन ये क्या है, 26 नवंबर को ही बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही ये बन करके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये लागू हुआ था। 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले स्वाधीनता का घोषणा कर दिया गया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर के रहेंगे। तो स्वराज्य को प्राप्त करने का जो प्रथम घोषणा किया गया था, कब किया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को बनने के बाद भी जो संविधान का निर्माण हुआ था, ये बनने के बाद जो लागू हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा, आप देखेंगे तो जो बहुसंख्यकों का शासन है, ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है। बाकी सब ये भी लोकतंत्र के अनुरूप है, ये भी लोकतंत्र के अनुरूप है, ये भी लोकतंत्र के अनुरूप है, लेकिन ये जो बहुसंख्यकों का शासन है, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उन्हीं राज्यों में सोपानी कृषि की जाती है। पंजाब पहाड़ी नहीं है, हरियाणा पहाड़ी नहीं है, उत्तर प्रदेश पहाड़ी नहीं है। इसमें जो उत्तर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर पहाड़ के ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसको सोपानी कृषि कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है। तो जो आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कहवा हो जाएगा। कहवा क्या है, ये रोपण कृषि है। रोपण कृषि का मतलब यह है जिसका पौधा लगाया जाए, वो जैसे धान हो गया, चाय हो गया। कहवा में से होता है काफी, कहवा में से क्या होता है, काफी होता है। तो काफी भी क्या है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज किसे उसे कहते हैं कि किसी भी उद्योग के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक हो वही आधारभूत उद्योग कहलाता है। तो लौह अयस्क क्या है, आधारभूत उद्योग। कुछ भी बनाने के लिए आप सभी को पता है कि लोहे की आवश्यकता पड़ती है। जो लौह अयस्क होता है वो सबसे कीमती धातु है, तो इसीलिए जो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लौह अयस्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन क्या है, ठीक है। कौन सा ऐसा साधन है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो जो आपको उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, ऐसा साधन जो यूज करने के पश्चात समाप्त ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कहलाएगा। इसको नव्यकरणीय भी कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नव्यकरणीय संसाधन भी कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। किस नगर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। जो आपको उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, सभी के सभी कहाँ पर स्थित हैं, बेंगलुरु में स्थित हैं, वहीं से सबका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है।
तो भारत के में परिवहन का जो प्रमुख साधन है, मुख्य साधन जो है वो क्या है, सड़क परिवहन है। ठीक है, भारत में आप देख लीजिए गली कूचों हर जगह पर आप देखोगे तो सड़क आपको देखने को मिलेगा। भारत का जो रेल परिवहन है ये भी एशिया महाद्वीप में सबसे उत्तम कोटि पर अर्थात प्रथम स्थान पर है रेल परिवहन के मामले में। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख साधन क्या है, तो प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुओं का जो परिमार्जन होता है वो कहाँ पर होता है, द्वितीय श्रेणियों में होता है। ठीक है, तो आपको जो इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, कहाँ पर आएगा, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। तो जो आपको उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की जो मानव विकास सूचकांक में उच्च स्थिति है वो क्या है, श्रीलंका का है। श्रीलंका का जो रैंक है वो 71वां रैंक है। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का स्थान कौन सा है, 71वां है। भारत का कितना है, भारत का 130वां स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 130वां स्थान है। बांग्लादेश का कितना है, बांग्लादेश का 135वां स्थान है। और नेपाल का कौन सा स्थान है, तो नेपाल का 147वां स्थान है। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शनों में पहले टॉप पर कौन सा है, तो वो हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जो उत्तर है वो हो जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये आपको उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है। सामान्य मार्ग क्या हो जाएगा, इसमें आप देखोगे तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो आकर के स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, ये इनका सामान्य मार्ग होता है। ठीक है, जो स्थानीय कंपनियां रहेंगी उन कंपनियों को अधिक मात्रा में पैसा दे करके उस कंपनी को खरीद लेंगे और उस कंपनी के प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश करने का मार्ग। ठीक है, ये आपका 20 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से रहा। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का चेष्टा करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के आने से पहले जो भी प्रश्न है आप उसको बखूबी अच्छे से एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।